नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों मैं विपिन बड़गोती एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। चाहे आप टेलीविज़न में देखें, चाहे आप समाचार पत्र में देखेंगे, सभी में सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ रहता है, कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में। लेकिन मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप पक्ष में बोल रहे हैं किसी मुद्दे पर, किसी में विपक्ष में बोल रहे हैं। तो मैं एक अपना स्टैंड क्लियर कर देता हूं अपना और अपने चैनल का। ना हम पक्ष में हैं ना विपक्ष में, हम निष्पक्ष है। यानी हम जो आपके सामने बात रखेंगे वो जो रियल है, जो रियल न्यूज़ एनालिसिस हम उसको रखेंगे। इसलिए हमने इस मुद्दे का नाम, यानी जो भी ऐसे चर्चित खबरें मुद्दे रहते हैं उसको हमने RNA का नाम दिया है। RNA यानी रियल न्यूज़ एनालिसिस, यानी जो बिल्कुल सही है, चाहे वो किसी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में, हम केवल उसके बारे में चर्चा करेंगे जो वास्तविक सही है, जो देश के लिए सही है, वो हमारे लिए सही है। क्योंकि हमें यहाँ दो एस्पेक्ट से चीज़ों को देखना है। एक उन बच्चों के लिए जो एग्जाम में प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ यहाँ से उन्हें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। एक सामान्य जागरूक यानी जो नागरिक हैं भारत के, उन्हें भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो हम सीधा रियल न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे जो वास्तव में सही है। ना हम किसी सरकार के एजेंडे में शामिल हैं, ना ही सरकार के विपक्ष में। हम सीधे तर्क पे बात करेंगे, जो सही है वो सही कहेंगे, जो गलत है वो गलत। अब चलते हैं जो हाल फिलहाल में एक अभी न्यूज़ कल आपने देखा होगा टेलीविज़न में, आज समाचार पत्रों में, एक देश एक चुनाव को लेकर जो समिति गठन हुई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट कल सौंप दी गई है। ये गठन जो हुई थी, ये सितंबर 2023 में इसका गठन किया गया था। अब 191 दिन इस समिति में लगे हैं। इस समिति ने सभी दलों से, सभी लोगों से, आम नागरिकों से, एक्टिविस्ट से, सबसे इन्होंने चर्चाएं की हैं। सभी ने अपनी रिपोर्ट दी है। तो किसने क्या क्या रिपोर्ट दी है, क्या भारत के लिए सही है, क्या गलत है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। दूसरा, ये कब तक देश में लागू हो सकते हैं, तो समिति ने इसको 2029 से लागू होने के लिए बताया है। अच्छा, एक चीज और, क्या इससे पहले एक देश एक चुनाव हुए हैं? जी हां, शुरुआत से लेकर 1968 तक एक देश एक चुनाव होते रहे हैं। लेकिन 1968 में राज्यों में अलग कह सकते हैं अलग पार्टी की सरकार बनने पर ये चीजें बिगड़ गई। लेकिन हाल फिलहाल में भी दिक्कत है कि मान लीजिए कि अगर सरकार बीच में टूट जाती है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, त्रिशंकु संसद हो जाती है, या बहुत सारे और अन्य कारण हैं, जैसे आपातकाल लग जाता है संवैधानिक तरीके से, तो उन सब में भी कोई इसका इलाज है रिपोर्ट में। तो इन सभी पर चर्चा करेंगे। चलते हैं आगे, देखेंगे सबसे पहले न्यूज में यहां पर लिखा हुआ, लेकिन हम इनको कड़ी बाई समझेंगे कि कैसे कैसे कड़ी जुड़ी है और इसके परिणाम क्या हैं, हमारे हित में है या नहीं। सबसे पहले देखेंगे लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ हो, यानी समिति ने अपनी रिपोर्ट में, सबसे पहले इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसका जो गठन हुआ था 2 सितंबर 2023, ये हमारे जो कंपटीशन यानी जो प्रतियोगिता क्षेत्र के बच्चे हैं उनसे ये पूछा जा सकता है कि कमेटी का जो गठन हुआ वो कब हुआ। तो 2 सितंबर 2023 को समय कितना लगा इसमें? 191 दिन इस समिति को अपनी रिपोर्ट देने में लगे। दूसरा, अध्यक्ष कौन थे इसके? तो याद रखेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या थे जी? इसके अध्यक्ष थे। रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष थे। टोटल इसमें सदस्य कितने थे? तो 8 सदस्य थे, याद रखेंगे। अब 8 सदस्य कौन कौन थे, पहले उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में भी इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों की जानकारी के लिए भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पहले हो गए वो रामनाथ कोविंद इसके सदस्य थे। उसके बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण सदस्य हैं इसमें कौन थे जी? अमित शाह इसके सदस्य हैं। उसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता तो कौन थे? गुलाब नबी आजाद जो राज्यसभा के क्या थे जी? गुलाब नबी आजाद, ठीक है जी। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी इसके क्या थे? इसके सदस्य थे। उसके बाद इसमें कौन थे, यानी जो हमारे कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री कौन है जी? अर्जुन मेघवाल, ठीक है जी, अर्जुन मेघवाल। उसके बाद में जो भारत के सबसे अच्छे वकीलों में गिने जाते हैं कौन है जी? हरीश साल्वे सबसे अच्छे वकील माने जाते हैं अपनी चीजों को रखने के लिए। उसके बाद में यानी राज्यसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप इसमें शामिल हैं। कौन है जी? सुभाष कश्यप इसमें शामिल हैं, ठीक है जी। और यहां से आप देखेंगे
रामनाथ कोविंद, अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी, अर्जुन मेघवाल, हरीश साल्वे और सुभाष कश्यप। तो ये 8 लोग इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो हमारी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को 32, इसमें भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले यहां देखें, ये जो रिपोर्ट को लागू करने की बात की जा रही है, इसमें क्या कहा है? सबसे पहले इसमें 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है। अब इसमें हमारे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण इन्होंने क्या दिया है कि एक ही मतदाता सूची बनाई जाए। यानी आपने देखा होगा कि लोकसभा, विधानसभा की सूची अलग होती है, जबकि जो ग्राउंड लेवल पर जो लोकतंत्र होता है, जिसको हम पंचायती राज में नगर निकाय कहते हैं, उनकी अलग होती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा चुनाव एक साथ हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर लोकतंत्र है वो दूसरे चरण में, जिसको पंचायती राज में नगर निकाय के नाम से जाना जाता है। अब अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो जो दो एक प्रकार की जहां वोटिंग लिस्ट बनाई जाती है, तो उसमें आपको पता है कि एक आर्टिकल 325 है, उसमें क्या कहा गया है कि अलग अलग नियमावली बनेगी, विशेष नियमावली नहीं बनाई जाएगी। तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। इसमें भी शायद है, आप देखेंगे समिति ने सिफारिश दी है कि निर्वाचन आयोग राज्य के चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची में मतदाता पहचान पत्र बनाए। लेकिन इसके लिए हमें आर्टिकल 325 में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात क्या है कि किस आर्टिकल में और संशोधन करना पड़ेगा? अब हमें एक आर्टिकल रहता 83, यानी आर्टिकल 83 में क्या किया गया है? यानी संसद का कार्यकाल। अब संसद का कार्यकाल कैसे? यानी सामान्यतः संसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन आपात स्थिति में लोकसभा की सदस्यता 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। अब वहीं आप देखेंगे आर्टिकल 172 आर्टिकल 72 में क्या कहा गया है? विधानसभा का सामान्यतः काल 5 वर्ष का होगा। लेकिन अगर ये सारे एक साथ आते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए कि जी केंद्र में त्रिशंकु बन गया। त्रिशंकु का मतलब है कि तीन बड़े बड़े दलों ने क्या बराबर सीटें पाई, तो उनमें सरकार कौन बनाएगा? एक बड़ी दिक्कत यह है। दूसरी बात, मान लीजिए लोकसभा, विधानसभा के एक साथ चुनाव हुए, तो उनमें किसी राज्य की सरकार पहले गिर गई, उसमें अविश्वास प्रस्ताव आ गया, या क्या हुआ, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, वहां पर क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन लग गया। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए क्या प्रावधान दिया गया कि उसमें मध्यावधि चुनाव होंगे, और जितना समय बचा है शेष, उसके लिए ही क्या होंगे? केवल चुनाव होंगे। यानी सभी चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन अगर बीच में किसी की सरकार गिरती है या मध्यावधि चुनाव होते हैं, जो शेष बचा हुआ समय उसके लिए होंगे। तो 2 चीजें हमारी क्लियर हुई। तीसरी बात यहां से क्या है? एक मतदाता सूची बनाई जाए। यहां देखेंगे त्रिशंकु सदन होता है। अगर त्रिशंकु सदन होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, तो नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। लेकिन जो शेष चुनाव हो, वो जो समय बचा हुआ है केवल उसके लिए हो। यह भी बात आप समझेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट क्या है? न्यूनतम संशोधनों की जरूरत होगी। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव होने पर जो भी हमारा प्रशासन है सभी उसमें लग जाता है। समय समय पर चुनाव होते हैं तो वहां पर खर्च भी होता है और समय भी ज्यादा लगता है। और कई बार सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए जगह जगह पर क्या करती है? प्रचार प्रसार करती है। यानी केंद्र वाली सरकार राज्य में बनाने के लिए बहुत सारी योजनाओं को शुरू कर देती है, जिससे राजकोषीय घाटे पर भी प्रभाव पड़ता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा। दूसरी बात क्या होता है कि समय समय पर, यानी 12 महीनों में, कभी कभी आज मान लीजिए जम्मू कश्मीर में चुनाव है, कल आपको तमिलनाडु मिलेंगे, फिर आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, फिर गुजरात में, यानी समय समय पर चुनाव प्रक्रिया रहती है, तो वो भी बोझ बचेगा। दूसरी बात आप देखेंगे, दूसरी बात यहां क्या देखना है कि जो ये चुनाव होंगे लोकसभा, विधानसभा के एक साथ, लेकिन दूसरे चरण में 100 दिन के अंदर, क्या बोलेंगे, 100 दिन के अंदर क्या हो जाने चाहिए? चुनाव हो जाने चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है। अब इसमें क्या चीजें हैं, यानी कौन से दल इसमें साथ रहे और कौन से दल इसमें क्या रहे, विपक्ष में रहेंगे, अब उन पर चर्चा करते हैं। अब आप यहां देखेंगे कि यहां 32, अब टोटल पहले दल, यानी इस समिति ने 62 दलों से क्या मांगे, यानी प्रतिक्रियाएं मांगी 62 दलों से। इनमें से 47 जो दल हैं उन्होंने क्या दी? प्रतिक्रिया दी। 62 से मांगी और 47 ने दी। 32 ने क्या दिया? समर्थन दिया। यानी 32 दल ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया? इसका समर्थन किया, आप समझेंगे। उसके बाद 15 ने क्या दी? विरोध में, यानी विपक्ष में मतदान किया। और 15 क्या रहे? इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न्यूट्रल रहे, यानी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बात समझना।
टोटल जो 62 राजनीतिक दल से उनसे संपर्क किया गया, 47 ने प्रतिक्रिया दी यानी जवाब दिया, उसका रिप्लाई दिया। इनमें से 32 ने समर्थन जताया, 15 ने विरोध किया और 15 न्यूट्रल रहे। अब क्या समझते हैं? अब देखो, बड़े दल, राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी यानी आप, बसपा और माकपा ने, ये बड़े दल हैं, इन्होंने इस चीज का विरोध किया। यानी 15 में विरोध करने वाले में 4 ये बड़े दल साथ हैं। अब क्षेत्रीय दल में कौन कौन है जी? क्षेत्रीय पार्टियों में यहां देखेंगे ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी ये तमिलनाडु, उसके बाद तृणमूल यानी जो आपकी पश्चिम बंगाल में है, भाकपा द्रिमुख तमिलनाडु, नागा यानी नागालैंड में, ठीक है जी, उसके बाद सपा है, उसके बाद भाकपा, उसके बाद है आपका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने, इनका ये क्षेत्रीय दल हो गए। अब उसके बाद समर्थन करने वालों में कौन है? ये 32 राजनीतिक दलों ने समर्थन किया, जिनमें बीजेपी यानी एनडीए के नाम से जाना जाता है। और समर्थन में कौन कौन है आप इधर देखेंगे, यहां ये समर्थन में है, यानी समर्थन में कौन कौन है, यानी अन्ना मुद्रिक है, यहां देखेंगे अन्ना द्रमुक है, उसके बाद ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है, अपना दल है, सोनेलाल है, असम गण परिषद है, बीजद है यानी असम, आपने देखा होगा ओडिशा में, लोजपा है रामविलास वाली, मिजो नेशनल फ्रंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव है, शिवसेना है, जेडीयू है, सिक्किम है, सीएद है, यूनाइटेड पीपल्स है, राष्ट्रीय लोक जनता दल है, भारतीय समाजवादी पार्टी है, गोरखा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, ठीक है, एनसीपी अजीत पवार इसमें समर्थन करने वालों में है। अब जवाब देने वाले कौन नहीं है? 15 भारत राष्ट्र समिति यानी तेलंगाना, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल, ठीक है जी, झामुमो झारखंड वाली, केरल कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, राजद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी बोलते हैं जिसको, रिवोल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी, तेदेपा वायरस, ये इन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, यानी ये न्यूट्रल रहे। इन्होंने विरोध किया और इन्होंने विरोध किया। अब आगे की राह क्या हो? अब बात यहां समझिए, इन्होंने कहा है मोदी यानी जो विपक्ष है उसने क्या कहा है, मोदी सरकार का मकसद 1 नेशन नो इलेक्शन, यानी ये तानाशाही की तरह करना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? कांग्रेस का। दूसरा भाजपा का क्या है जी, देश की लोकतंत्र व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन है, ये सरकार का स्टैंड है। अब दोनों ने अपने अपने स्टैंड रखे हैं। आगे, अब इसमें आगे की राह क्या हो? अब हमें आगे की भी तो राह होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं आगे, ये एक संपादकीय है, ये भी बढ़िया, एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता पर कोविंद समिति ने सिफारिश दी है, वे नीतियों में दीर्घकालीन नियोजन करते हुए बेहतर निरंतरता स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद है इनका अमल व्यवहारिक तौर पर सफल होगा। अमल की चुनौती है, यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी जो अमल में लाया जाएगा उसमें वाकई बहुत ज्यादा चुनौती है। चुनौती क्या है? चुनौती के बारे में मोटी मोटी नजर डाल लेते हैं। यानी सबसे पहली बात है कि 1983 में चुनाव आयोग ने भी इसका समर्थन किया था, लेकिन पूरी तरीके से ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरा बड़ा चुनौती क्या है कि लोकसभा अगर राज्यसभा के चुनाव नहीं होते फिर राज्यसभा की दिक्कत आ जाएगी, राज्यसभा में कैसा होगा। दूसरा बड़ी चुनौती क्या है कि जो केंद्र स्तर के चुनाव हो गए उसके बाद में क्या होगा, यानी जो पूरा प्रशासन है वो जो ग्राउंड लेवल है जिसको क्या कहा जाता है, लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, जो पंचायती राज और नगर निकाय है उसमें 100 दिन में कैसे होंगे, ये बड़ी एक मुश्किल है। तीसरा 1967 तक ऐसा कार्य हुआ, उसके बाद ये चीजें रुक गई, तो इसके लिए स्थायी समाधान हो। और मान लीजिए कि अगर ये चीजें 2029 से शुरू होती हैं तो 2029 से जो बाकी राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, या आज जो 2024 में चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के वो तो 2029 में होंगे, सीधी सी बात है 5 साल बाद आम चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले जो उसी समय विधानसभा चुनाव होंगे या जिन्हें 5 साल की बजाय 6 साल में होने वाले होंगे तो उनके लिए क्या प्रावधान सरकार करेगी। तो लेकिन इसका सही रास्ता एक है कि सभी दलों को साथ में लिया जाए, जब ही इसके लिए समाधान हो सकता है, बाकी ये मामला फंस सकता है। लेकिन हालांकि पहल अच्छी है अगर इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। तो आपने इन सारी चीजों को देखा है। और दूसरी बात यह है कि ये रामनाथ कोविंद की जो पहल है बड़ी अच्छी है और इन्होंने पॉजिटिव चीजें दी हैं कि अगर चीजें बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो देश के लिए और कम संसाधनों की जरूरत पड़ेगी और देश के हित में ये कार्य होंगे, ये बात सही है। लेकिन इसके लिए चुनौती ये है कि इसको लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के जो क्षेत्र हैं या जो चुनाव होते हैं उनको 2029 में इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, या जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी सहमति कैसे बनाई जाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है। तो इस पर अगर हम अपना व्यू पॉइंट रखें तो ये मैं अगर कहूं भारत के हित के लिए बिल्कुल अच्छी है,
सर्वहित है, लेकिन बस क्या है, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो लोकल दल हैं, उनको अपने साथ लाना है और इसे लोगों में और जो आम जनता है उसमें क्या करना है, सही तरीके से संचार करना है, लोगों को जागरूक करना है, जिसमें कोई बदले की भावना या क्षेत्रीय पार्टियां जिस तरीके से इसको प्रचार करेंगी वो ना कर पाए। यानी लोगों को इसको जन जागरूक करना है, सभी लोगों तक इसके फायदे बताने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्यू पॉइंट था भी। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और ऐसे मुद्दे हम समय समय पर उठाते रहते हैं। अगर आपको भी किसी मुद्दे पर हमारी राय जाननी है या उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराना है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, हम उस पर भी अपने विचार रखेंगे। और हम ना पक्ष में हैं ना विपक्ष में, हम निष्पक्ष हैं। हम निष्पक्ष तरीके से आपके लिए बात रखेंगे, और ये भारत के हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है ऐसी खबरों पर एनालिसिस करना, और हमारे प्रतियोगिता के क्षेत्र में कर रहे बच्चे उनके लिए भी। जैसे संशोधन किस चीज में होगा, जैसे आर्टिकल 3 में संशोधन होगा, ये क्या है, संसद का कार्यकाल। दूसरा आपका 172 क्या है, 172 में क्या है आपका, यानी जो हमारा विधानसभा उसका कार्यकाल। ये 325 क्या है, 325 क्या है, इसमें क्या है, तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।